तो क्या पीपल पार्टी अकेले मैदान में आ रही है, इल्हाक कर रही है किसी के साथ? अच्छा सर, क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी में की जो सियासत है वो सिर्फ चंद खानदानों तक महदूद है और वही लीडर बनते हैं, मरूसी सियासत को प्रमोट करती है कि नहीं? नवाज़ नसरुल्लाह खान साहब का बड़ा मशहूर फिक्र है, आप तो छोटे हैं जी सर। उनसे किसी ने कहा कि ये जमहूरियत का पौधा जड़ क्यों नहीं पकड़ रहा? बड़ा सवाल। उन्होंने कहा जी कि अगर आप रोज पौधे की जड़ें निकाल कर देखिए जड़ पकड़ सर बहुत आला, बहुत आला। अच्छा सर, थोड़ा सा इस पर नजर डालें कि क्या वहाँ पे आपकी कारकर्दगी सिंध में जिसकी बेस पे पंजाब की आवाम आपको वोट दे? फेस्को को जो आने वाली तमाम तर बिजली है फैसलाबाद को, वो थर से आ रही है। ओके। थर 1 लाख मेगावाट बिजली आप रोज पैदा कर सकते हैं और 200 साल खत्म नहीं होने वाला। कश्मीर फेयर पे कुछ काम हुआ वैसे? बहुत काम हुआ है, जाकर देखिए। सर बिलावल साहब जो हैं वो, यानी कि वो तो एज उनकी 35-36 साल इतनी? 35। सर आप लोग सीनियर्स हैं तो क्या वो आपसे मशवरा करते हैं कोई फैसला नहीं, बिल्कुल बहुत। अच्छा सर, 1 महीना मेरे ख्याल में रह गया इलेक्शन में, तो कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही को? ये ठंडा है, मौसम भी ठंडा है, इलेक्शन भी ठंडा है। नहीं क्यों सर? दोनों ठंडे। जब भी कोई मतलब एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल होता है ना, तो वो ठंडा रखती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सियासी टॉक विद अहमद आफ्ताब की 5वीं एपिसोड आज बारी है पाकिस्तान पीपल पार्टी के मौक़िफ़ की, जिसके लिए मैं खुसूसी टाइम दिया है चौधरी मंजूर साहब ने, जो कि MNA के कैंडिडेट हैं कसूर की साइड से। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये पीपल पार्टी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है और कैसे ये एक बेहतर पार्टी है और क्यों हमें इसको वोट देना चाहिए। आपको सर मेरी प्रोग्राम में खुशामदीद सर। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। हमें पता है आजकल काफ़ी मसरूफियत चल रही है और आज बेनज़ीर भुट्टो मैडम की बरसी भी है जिस दिन हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ग़ालिबन 2-3 दिन बाद इसको हम अपलोड कर रहे होंगे। सर इस वाले से पहले आप कोई मैसेज देना चाहें बेनज़ीर भुट्टो को? देखिए मोहतरमा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक ऐसी खातून थी जिसने ज़िंदगी में शायद जिद्दोजहद बहुत बड़ी की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद एक बड़े लीडर थे, विनरी लीडर थे, बिल्कुल, लेकिन जिद्दोजहद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़्यादा थी। अगर आप गौर करें तो उनके वालिद को कत्ल किया गया, उनकी माँ को लाठियाँ मारी गई इसी शहर के अंदर, एक भाई को कत्ल किया, दूसरे को कत्ल किया, उनके खामद को 12 साल से ज़्यादा जेल में रखा, लेकिन वो किसी जगह पे झुकी नहीं है। नहीं, वो उसने कोई सरेंडर नहीं किया, वो लड़ती हुई और लड़ती हुई मैदान जंग की तरह वो लड़ती हुई शहीद हुई। हालांकि उनको पता भी होगा मेरी जान को उनको पता था, उनको तो बिल्कुल पता था, उनको बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट है। वो अपनी उन्होंने लिख दी, वसीयत लिख दी, अपना सब कुछ कर दिया, लेकिन अवाम के बीच में नहीं। वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने उनसे वादा लिया था उनकी 25वीं सालगिरह पे, जब वो मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब और मजबूर, बल्कि कहा एक मजबूर बाप अपनी बेटी को 25वीं सालगिरह पे क्या तोहफा दे सकता है। अच्छा, तो फिर कहते हैं कि आप अपना बेनज़ीर, मेरी बेटी अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मोहतरमा बेनज़ीर ने ऐसे हाथ आगे किया तो अंदर से उन्होंने कहा कि मैं तेरे हाथ में इस मुल्क के गरीबों का हाथ तोहफे में देता हूँ। वाह, तू कभी इनको ना छोड़ना और ये कभी तुझे नहीं छोड़े। और उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और फिर उन्हीं के दरमियान ही लड़ते हुए शहीद हो गए। तो मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान आज भी उनके बेगुनाह शहादत का शायद आज भी जो है वो खमियाजा भुगत रहा है। नो कोई शक। सर मैं हमेशा स्टार्ट करता होता हूँ प्रोग्राम का गेस्ट के इंट्रो से। सर आपका ताल्लुक़ किधर से है, आपकी तालीम, आपके अहले-याम कहाँ गुजरे सर? देखिए मेरा ताल्लुक़ कसूर के आगे एक बॉर्डर का गांव है मियांवाला, वहाँ से है। वहाँ से मेरे गांव में स्कूल नहीं था, एक दूर कोई 1.5-2 मील के फासले पर एक स्कूल था, गांव का नाम हरियार था। मैंने 5वीं तक वहाँ पे डेली हम जाते थे, पैदल जाते थे, वहाँ से पढ़ा। वहाँ पे टाट से भी वो नहीं होता था तो अपने बस्ते में बोरियां डालकर लेकर जाते थे, उस पर बैठते थे, पढ़ा। फिर गंडा सिंह वाला हाई स्कूल में आ गए, मिडल मैंने गंडा सिंह वाला हाई स्कूल से किया। फिर मैं कसूर आ गया, गवर्नमेंट हाई स्कूल कसूर, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। फिर मैं कॉलेज चला गया कसूर कॉलेज में, और वहाँ से फिर मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का भी आगाज़ किया। और मेरे साथ ये है, एक आप इसको कोइंसिडेंस कह लें या एक जो भी कहना चाहते हैं वो कह लें, तो वो ये था कि जिस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को शहीद किया गया 4 अप्रैल 1979 को,
उस दिन मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टूडेंट विंग था उसको ज्वाइन किया। वो भी एक हादसा ही था कि वहाँ पे जमात इस्लामी के लोग कुछ लोगों को गायबाना नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दे रहे थे कॉलेज के अंदर। एक कौन से कॉलेज की बात करें? ये कसूर कॉलेज, इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर की बात है। तो हम कुछ दोस्त आए, हमने कहा भी आप क्यों नहीं इनको पढ़ने देते, आपको जब नमाज जनाजा पढ़ने पे क्या एतराज़ है? उन्होंने कहा हमने नहीं पढ़ने देना। तो हम सब दोस्त खड़े हो गए, हमने कहा कि हम इधर खड़े हैं, तो उनको कहा कि आप जनाजा पढ़ें। उन्होंने जनाजा पढ़ा, तो फिर उसके बाद उससे मेरा मतलब है वो कनेक्शन बना आपका पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा, उस दिन से लेकर आज तक मैं पीपल्स पार्टी। आपने कोई पार्टी से चेंज नहीं की? नहीं, मैंने कभी। इधर तो हम काफ़ी फसली वडेरे देखते हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं की, बल्कि मैंने फिर वहाँ से अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। फिर मैं कसूर कॉलेज का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ, फिर मैं ज़िला कसूर का PSF का प्रेसिडेंट बना, फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया, लॉ यहाँ से किया। अच्छा। तो फिर यहाँ पे मैंने वो पंजाब की जो एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बनी थी, हम 5 मेंबर्स थे, मैं उसका मेंबर था। सही। फिर लॉ कंप्लीट किया, वापस गया, फिर ज़िला कसूर का यूथ का सदर बना ज़िला कसूर का। फिर मैं अपनी पार्टी का ज़िला का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर मैं लाहौर डिवीज़न का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब मैं MNA मुंतखब हुआ, ठीक, बार का जनरल सेक्रेटरी 2001 में मुंतखब हुआ। सही। और फिर मुझे 2002 में मैं MNA मुंतखब हो गया। अच्छा। सर आप वकील भी हैं? जी, मैं एडवोकेट भी हूँ। और फिर उसके बाद मैंने मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लाहौर डिवीज़न रूरल का मुझे कोऑर्डिनेटर उस वक्त होता था। आपके उनके साथ बेनज़ीर मैम के साथ थी काफ़ी? जी, हमने बहुत काम किया और उनसे बहुत सीखा है हमने। क्योंकि हम सबकी भी रोल मॉडल हैं, जो कोई बंदा थोड़ा शऊर रखता है। जी, हमने उनसे बहुत सीखा है। वो बहुत कोई सर पॉइंट्स भी देना हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें, कोई उनके दिए हुए पॉइंट्स कोई जो आज भी काम आते हो आपके या हमारे काम आ सके। देखिए, वो तो एक तो वो पढ़ती बहुत थी और वो किस टॉपिक पे? नो, वो डिफरेंट चीज़ें वो पढ़ती थी, हिस्ट्री भी पढ़ती थी, पॉलिटिक्स भी पढ़ती थी। और वो उन पॉलिटिशियंस में है चंद में, ना सिर्फ जो पढ़ते थे बल्कि लिखते भी थे। अच्छा, लिखते भी? उन्होंने किताबें भी लिखी। जी, सही। अगर आप उनकी खासकर जो डॉटर ऑफ द ईस्ट है वो देखें। लेकिन उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, रिकन्सिलिएशन बिटवीन वेस्ट एंड इस्लाम, ये एक बड़ी किताब है। ये बेसिकली एक सैमुअल P. हटिंगटन एक थेरिटिशियन है, उसने एक किताब लिखी थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। सही। तो ये बेसिकली उसका जवाब है। उसने कहा था कि ये मगरब का और इस्लाम का एक क्लैश है, दो मुख्तलिफ सिविलाइजेशन है। मोहतरमा ने उसको सारे इस्लामिक वर्ल्ड में से अगर किसी ने उसको रिस्पॉन्ड किया तो वो मोहतरमा ने किया, और उस पर फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन हुई है उसमें वेस्ट का क्या रोल है। ज़रूर मैं खुद भी पढ़ूंगा सर इंशाल्लाह, और अपनी ऑडियंस से भी कहूँगा कि लाजमीन बुक्स को पढ़ें। बहुत कम हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस हैं जो कुछ पढ़ने लिखने के साथ भी जिनका तल्लुक है। और उसमें एक बात मैं आपको बताऊँ, उसका जो आखिरी चैप्टर था ना, जी सर, वो 26 और 27 दिसंबर की जो दरमियानी शब थी ना उनकी, सर बल्कि यूँ समझे कि उन्होंने सुबह 5 बजे, जब उनका जलसा था, जिस दिन जलसा था, जिस दिन शहीद हुई है, उस दिन सुबह 5 बजे। ये सर डॉटर ऑफ द ईस्ट बुक क्या है? नहीं, ये जो रिकन्सिलिएशन वाली, ये उन्होंने सुबह 27 दिसंबर की सुबह 5 बजे अपने बुलाकर, वो ब्रिगेडियर अमान साहब होते थे उनके सेक्रेटरी, मे बी शी नो कि दिस इज माय लास्ट राइटिंग। ये क्या पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि काफ़ी देर से इलेक्शन कैंपेन के अंदर होते हुए वो उन्होंने आखिरी चैप्टर उसका कंप्लीट किया। सर मैं ज़रूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। सर थोड़ा सीरियस क्वेश्चन हो रहे हैं सर। अच्छा सर, जिस तरह पाकिस्तान तरीके इस्तेहकाम और नून लीग का आपस में एक इल्हाक हो रहा है, तो क्या पीपल पार्टी अकेले मैदान में आ रही है, इल्हाक कर रही है किसी के साथ? देखिए, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है, बल्कि चीज़ें रिवर्स होना शुरू, 1 महीना रह गया सिर्फ। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जी, ये बड़ा शोर था कि नून का IPP के साथ हो रहा है, MKM के साथ हो रहा है, बाप पार्टी के साथ हो रहा है। अब वो सारी चीज़ें रिवर्स होना शुरू। अच्छा, नहीं हो रहा, वो नहीं हो पा रहा। वो तो हर सूबे में हर मखसूस पार्टी को नहीं हो पा रहा, ना IPP से हो पा रहा है, ना MKM से, ना बाप पार्टी से, किसी से भी। सो ये चीज़ें जो होती हैं वो समटाइम्स आगे बढ़ती हैं, समटाइम्स पीछे भी जाती हैं। ठीक है। जो परसों आसफ अली जरदारी साहब ने बयान दिया है वो बड़ा मानी खेज है। जी। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। अच्छा। अब उसकी तरफ चीज़ें जाना शुरू हो गई। ओके।
तो हो सकता है कि ज़्यादा पार्टियों के साथ पीपल्स पार्टी के अलायंस हो जाए। अच्छा, आप सब ने जहाँ पे नून लीग इल्हाक कर रही वहाँ शायद उनके साथ पीपल पार्टी का इल्हाक हो जाए। वो नहीं होया ना। अच्छा सर, तो आप कह रहे थे कि पीपल पार्टी का अलायंस होने जा रहा है ज़्यादा पार्टी से बजाय नून लीग। इम्कानात हैं, ज़्यादा इम्कानात हैं। सर पंजाब में क्या गुंजाइश पीपल्स पार्टी के पास भी है। अच्छा, जितनी वो सीटें मांग रहे हैं उतनी तो शायद कोई भी पार्टी भी ना दे, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा गुंजाइश है, खासकर पंजाब के अंदर। सर पंजाब में यही मेरा क्वेश्चन था कि क्या पोजीशन है पीपल पार्टी की। कभी हम देखते थे काफ़ी लोग यहाँ पे एक्टिव होते थे, सुस्त रवि का शिकार भी लग रहा है, कुछ ज़्यादा सीटें देखते हुए निकालते हुए नहीं देख रहे। सर इसकी क्या? मेरा ख्याल है चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। अभी आप चंद दिनों में देखेंगे चीज़ें रिवर्स हो। एक तो बिलावल साहब ने जो लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, एग्जैक्टली वन ऑफ माय क्वेश्चन था ये। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस यस, क्योंकि लाहौर को, इसका मतलब लाहौर और पंजाब को वो रीगेन करना चाह रहे हैं इस वक्त। तो सर वो हम देख रहे हैं कि वो लतीफ़ खोसा साहब में भी उनके अगेंस्ट आ रहे हो, आपकी पार्टी से टूट गए। कोई बात नहीं, वो पहले ही चले गए थे, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, तो वो ये होता है कोई अच्छा, मेरा आप क्वेश्चंस में था कि इत्तेज़ाज़ हसन साहब भी शायद पीटीआई को ज्वाइन करने के बारे में। मेरा नहीं ख्याल चॉइस, क्योंकि कुछ हमने ऐसी देखी हैं, क्योंकि पिछले दिनों में जब पीटीआई के सदर लाहौर का मैं कर रहा था इंटरव्यू, कह रहे थे कि हमारी शायद बातचीत चल रही है इत्तेज़ाज़ हसन साहब से। देखें ये वो चलता रहता है, मर्जी अपनी, लेकिन ये कोई देखें, लेकिन मेरा ख्याल है वो नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, उन्होंने जाना होता तो फिर वो ये इलेक्शन ही था ना जिसमें लोग भाग के जा रहे हैं। अच्छा सर, क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी में की जो सियासत है वो सिर्फ चंद ख़ानदानों तक महदूद है और वही लीडर बनते हैं, मरूसी सियासत को प्रमोट करती है कि नहीं? नहीं, देखें ये एक बहुत बहस की जाती है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़ियाउल हक मुस्तफ़ा जतोई को कहे कि आप पार्टी टेक ओवर कर लो, मैं आपके साथ हूँ, पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए? शेख रशीद थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा, सीनियर वाइस चेयरमैन भुट्टो साहब के बाद, जब भुट्टो साहब जेल में थे। सही। तो जब ये हुआ तो शेख रशीद साहब ने खुद जाकर कहा कि ये साजिश हो रही है पार्टी को तोड़ने की, सही, तो आप बेगम नुसरत भुट्टो साहबा को बना दें। अच्छा, तो तब कायम मुकाम चेयरमैन जो थी वो बेगम नुसरत भुट्टो पार्टी को यूनाइट रखने के लिए, फिर मखदूम अमीन फ़हीम साहब को मुशर्रफ ने कहा, ये मखदूम साहब हमारे साथ MNA थे, उन्होंने हमें भी बताया, मुशर्रफ ने कहा कि आप पार्टी टेक ओवर कर ले, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनाता हूँ, सब कुछ बनाता हूँ, तो बेनज़ीर को फारग कर दो। तो उन्होंने नहीं किया। सही। तो उस पे इसका मतलब ये है कि अगर आप चलने ही ना दें यहाँ पे पॉलिटिक्स, तो सब पार्टियों पे जो एस्टेब्लिशमेंट या फौजी आमर हैं उनकी मर्जी के बंदे अगर कब्जा कर लें, बहुत सारा कब्जा तो हो चुका है पॉलिटिक्स पे, जो थोड़ा बहुत रह गया है, अगर उस पे भी हो जाए, आप पार्टियों को अगर इंडिपेंडेंट मौका फराहम करेंगे। इस इंटरव्यू के बाद उठाए ना जाए आप। नहीं, मुझे तो क्या उठाना है, आप जरा अपना ख्याल कीजिए। कोई बात नहीं सर। तो वो अगर देखें ना, अगर वो इस तरह करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, मियाँ नवाज शरीफ को लेकर आए पहले और कहा कि आपने सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को गाली देनी, बाकी हम सारा काम करेंगे। कहाँ पे लेकर आए, जब वो थोड़ा सा उन्होंने समझा कि मैं कुछ बन गया हूँ, तो फिर एक और बंदा खड़ा कर दिया जो उनको भी गाली दे सके। तो ये काम, मेरे ख्याल में लाडले हमेशा चेंज होते रहते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम खत्म करें। जेन्युइन जब ग्रोथ होगी जमहूरियत को आगे आना चाहिए। पार्टियों के अंदर, वो नवाबजा नसरुल्लाह खान साहब का बड़ा मशहूर फिक्र है, आप तो छोटे हैं जी सर, उनसे किसी ने कहा कि ये जमहूरियत का पौधा जड़ क्यों नहीं पकड़ रहा? बड़ा सवाल। उन्होंने कहा जी कि अगर आप रोज पौधे की जड़ें निकाल कर देखिए जड़ पकड़ सर, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा सर, पंजाब की अवाम अगर सिंध की हालात देखती है पीपल पार्टी ने कि क्या किया वहाँ पे, शायद हमें मीडिया में सही बताते नहीं है, थोड़ा सा इस पर नज़र डालें कि क्या वहाँ पे आपकी कारकर्दगी सिंध में जिसकी बेस पे पंजाब की अवाम आपको वोट दे? नहीं, देखिए मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मीडिया जो कैंपेन बनाता है, आप कभी सिंध गए? सर कराची गया हूँ मैं 3-4 महीने पहले। कराची नहीं, सिंध गए? इंटीरियर सिंध में नहीं गया। आप जाए ना जरा। ठीक, कहाँ पे जाऊँ सर? ये जहाँ पे आप थार चले जाएं, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा, मैं आपका अरेंज कराऊंगा। तो वो तो सर वहाँ पे तो ये काफी फ्लाई इदारे काम करते हैं, मेरे NGOs वगैरह वो कह रहे हैं। नहीं, जाकर देखें ना, वहाँ पे NICVD जाएं जो दिल का अस्पताल है, और मुझे बताएं कि पंजाब के कौन से ज़िले में लाहौर के बारे में इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, लाहौर में कौन सा इदारा है, आप वहाँ पे हेल्थ का देखें, एजुकेशन का देखें, आपको 13 बड़े हॉस्पिटल सिर्फ दिल के मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे फ्री इलाज है। अब मुझे एक बात और जी सर, लोग
कहाँ पे इलाज कराने जाएंगे जहाँ पे अच्छा और सस्ता होगा? सस्ता और मेयारी, हाँ। ठीक है, तो क्यों पंजाब से लोग जा रहे हैं? मुझे सिफारिशें होती, मैंने लोगों को हार्ट का ऑपरेशन के लिए भेजा है। पीआईसी हमारा मशहूर है, 2 साल का टाइम दिया था एक बंदे को, 3 वेन्स उसकी बंद, उतनी देर में एक्सपायर हो जाते हैं बंदे मर जाते। आप देखें ना, पंजाब की आबादी के मुताबिक और सिंध की आबादी के मुताबिक वहाँ पे देखें। दूसरी बात, आपका यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मियां शहबाज शरीफ का क्या है लाहौर के अंदर? क्या प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा? ये जो मेट्रो ट्रेन। अच्छा, मेट्रो ट्रेन कर लेते हैं। मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन पे आते हैं, 300 अरब से बनी, ठीक, रोज 1 अरब रुपया खसारा कर रही। वो कह रहे हैं आवाम को सहूलत दे रहे हैं, मेरी बात तो सुने ना, सबसे अगर ये आवाम को सहूलत देनी थी, आज याद आया, तो जीटीएस क्यों बेची थी? गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस थी और नवाज शरीफ ने आकर उसको बंद किया था। आपसे पहले की बात है, मैं तारीख तो वो भी तो आवाम को सहूलत देती थी ना। अब पहले एक को बंद करते हैं, फिर कहते हैं नहीं हम आकर सहूलत देते। देखें ये खसारा कर रही है। मैं आपको उनका पायलट प्रोजेक्ट बताता हूँ सिंध का। यस सर। सिंध का पायलट प्रोजेक्ट है थरकोल, जहाँ से बिजली पैदा हो रही है। इस वक्त 3260 मेगावाट बिजली जो है वो फेस्को को आ रही है। यस, इस वक्त इट्स वर्किंग। फेस्को को जो आने वाली तमाम तर बिजली है फैसलाबाद को, वो थर से आ रही है। ओके, दैट्स समथिंग। ठीक है, आप जैसे सहाफी को अगर नहीं पता है इस बात का, तो क्या नीचे पता होगा? सर हमें तो सिंध की रिपोर्ट मैं वही बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। मैं वही बात कर रहा हूँ। अब वो थर से 9 रुपये 90 पैसे में आ रही है। ओके, ठीक है, अगर आप 10,000 मेगावाट से ऊपर जाएंगे, उस बिजली की कीमत 5 रुपये रह जाएगी। सही। इस वक्त मुल्क का अगर आप मुझसे पूछें सबसे बड़ा मसला क्या है, तो एनर्जी का क्राइसिस जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अफोर्ड ही नहीं, आप ना इंडस्ट्री नहीं चल पा रही, ना कमर्शियल एक्टिविटी, ना घर, ना एग्रीकल्चर, कुछ भी नहीं चल पा रहा। सो उस बुनियाद पर उनका क्या है, उनका वो प्रोजेक्ट उनको पैसे कमा कर दे रहा है, ठीक, सिंध को। और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा सर, अब मुझे ना इश्तियाक पैदा हो रहा है कि मैं लाजमी, जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, थर 1 लाख मेगावाट बिजली आप रोज पैदा कर सकते हैं, और 200 साल खत्म नहीं होने वाला। कितने तकरीबन साल में हम ये होते हुए देख रहे हैं सर? ये तो मेरा ख्याल है कि ये अगर आप अब तेजी के साथ और काम हो रहा है, अगले 2-3 साल में 10,000 मेगावाट आप क्रॉस कर जाएंगे। और दूसरी बात, एक और प्रोजेक्ट है जो 16 महीने की गवर्नमेंट ने नहीं होने दी। वो क्या था? वो था विंड पावर। हाँ, ये जो हम यूरोप में देखते हैं। अब आप वहाँ पे जो जमपीर का कॉरिडोर है उसको आप ज़रा देखें, तो वो सारे का सारा जो है वो वहाँ पे प्रेशर देखें, 11,500 मेगावाट वहाँ पे लगनी। ओके, तो उस पे ना आपको कोयले की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है, ना आपको गैस की ज़रूरत है, ना आपको तेल की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत। विंड को आपने ओके, थैंक यू। सो ये वो प्रोजेक्ट हैं जो उनको आमदनी देंगे और यहाँ पे खसारे पे, और शायद ये मेन स्ट्रीम पे नहीं दिखाए जाते और हमें ज़रूर देखने चाहिए। ये प्रोजेक्ट इनके खसारे पे। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर। मूविंग फॉरवर्ड, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सर यूथ को काफ़ी प्रमोट करते हैं, बीइंग अ यूथ मेंबर माई सेल्फ, और मेरा इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा यूथ की तरफ होता है। तो सर हमारे लिए वो क्या करने जा रहे हैं इलेक्शनों के बाद, हम उनको अगर लेके आते हैं आगे? देखें ना, एक तो पीपल्स पार्टी रोजगार, बीबी पे एक केस बना था कि आपने नौकरियां दी हैं, तो बीबी ने उस यहाँ लाहौर में ही था, बीबी ने वो तारीख से होकर बाहर निकली, तो उन्होंने कहा कि अगर नौकरी देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूँगी। नौजवानों को नौकरी देना अगर जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार बीबी, जब आप 18 अक्टूबर को कराची तशरीफ़ लाई थी 2007 के अंदर, तो उनका नारा, सबसे लोग नारा क्या लगा रहे थे? बेनजीर आई है, रोजगार लाई। अच्छा, ये नारा था सर। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे हो? मैं वही कह रहा हूँ। देखिए ना, अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो सस्ती बिजली दे देगी, इंडस्ट्री लगेगी। हाँ, दूसरा हम ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रियासत को मुकम्मल तौर पर आप बाहर नहीं निकाल सकते। रियासत का रोल है। ये कहते हैं नहीं, हमने सारे इदारे बेच देने, भाई इदारे प्राइवेटाइज कर देने हैं। ये बेच भी नहीं रहे, ये तो खरीद रहे हैं। सही, पीआईए को खरीद रहे हैं, इनका अपना एक बंदा है जिसको ये दे रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। अब हम ये कह रहे हैं कि वो एक तो वो कर रहे हैं, दूसरा वो यूथ कार्ड लेकर आ रहे हैं जिसका उन्होंने ऐलान किया। मसलन आप एजुकेशन कंप्लीट कर ली, बीच में नौकरी मिलने के बीच में आपको तो कहाँ से आप गुजारा करेंगे, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी।
जो बेनजीर प्रोग्राम है, जैसे बेनजीर प्रोग्राम है, इसी तरह से मजदूर कार्ड आ रहा है, इस तरह से किसान कार्ड आ रहा है, जिस पे उनको सस्ते कर्जे और सब कुछ देंगे। और इसी तरह सर इसी से फिर मीशत भी बेहतर होगी उम्मीद करते हैं जी। मुइशत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको नहीं है, बता दें सर। मैं आपको बताता हूँ, जो इसाक डार को नहीं आती वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप काफी देर से कोई रॉकेट साइंस समझाना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही। आपको किसी देखिए, अगर आप लोगों की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, ठीक, पेंशन्स में इजाफा करेंगे, मजदूर की कम से कम उजरत में इजाफा करेंगे, किसान को पैसे देंगे, ये चार लोग वो हैं जो पैसे रखते नहीं हैं, वो खर्च करते हैं। ठीक है। जब वो खर्च करते हैं, वहाँ से किसान को आमदनी बढ़ेगी तो वो खर्च करेगा, किधर आएगा? कसूर जाएगा। ठीक। कसूर से फिर वो लाहौर जाए, कसूर वाले दुकानदार लाहौर आएंगे, ठीक, लाहौर वाले आगे मिल्स के पास जाएंगे, ठीक, पूरा एक साइकिल चल रहा है। लेकिन अगर आप उनकी आमदनी काटना शुरू हो जाएंगे, ठीक, तो फिर उसका मतलब ये है कि वो जैसे जैसे आप उनकी आमदनी काटना शुरू हो जाएंगे, वो परचेजिंग कम करना शुरू कर देंगे, तो वैसे वैसे वो चीज़ें जो है वो सारी सुकड़ना। लेकिन उनको पैसे मिलेगा कैसे सर? वो गवर्नमेंट के पास जैसे गवर्नमेंट तो बढ़ाए ना जी, अपने रेवेन्यूज बढ़ाए। अच्छा, रेवेन्यूज बढ़ाए, टैक्स नेट तो पहले ही काफी बढ़ा दिया, रेवेन्यूज बढ़ाए, पीपल्स पार्टी ने डबल किया। अच्छा, देखिए ना, पीपल्स पार्टी का कहा जाता है जी ये जी क्या किया। पीपल्स पार्टी को आई थी कोई 1800-1900 अरब पे, तो पीपल्स पार्टी 3600 अरब पे ले जाकर छोड़े। ये कहाँ पे सर? ये जब 5 साल रेवेन्यू पीपल्स पार्टी की मरकज में गवर्नमेंट थी। ओके ओके। फिर पीपल्स पार्टी ने जो एक्सपोर्ट्स थी वो 19 अरब डॉलर से उठाकर 26 अरब डॉलर पे लेकर गई। अच्छा। ये वापस फिर इसाक डार 19 अरब डॉलर पे ले आया था। यानी बजाय इसके बढ़ने के इसने गिरा दी थी। ये आप फिगर्स चेक करना जरूर। सर, आपने अभी नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत पीडीएम वो वाला, वो कैसा रहा वाकया? कोई मतलब नहीं, देखिए वो फायदेमंद हुआ? नहीं, देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान जो प्लान कर रहा था वो कोई पता नहीं क्या कर रहा था, वो को लंबा कर रहा था। दूसरा पीपल्स पार्टी के साथ उसकी लड़ाई नहीं थी, उसने ज़बरदस्ती लड़ाई डाली। हमने तो कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले दिन बिलावल साहब, नहीं दोस्ती नहीं हमने कहा, लेकिन अपना अपना काम करो, एक दूसरे में रोड़े लटकाओ। यस, हमारी सिंध में गवर्नमेंट है, चलने दो, उसने नहीं चलने दी। अब मुझे वैसे भी अकल की बात है, आपके दो मुखालफ दड़े हों तो आप तो कोशिश करेंगे वो दोनों अलहदा रहें। ऑब्वियस। तो अगर आप गालियां दे देकर उनको रोज गालियां दे और इकट्ठा कर दे, मजबूत हो जाएंगे। तो वो पीपल्स पार्टी नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर दोबारा जो किया तो अदम-ए-एतमाद कर दिया। बिल्कुल। अब अदम-ए-एतमाद हो गया। हम नहीं जा रहे थे गवर्नमेंट के अंदर, फिर हम कह रहे थे इनको कि आप गवर्नमेंट बनाएं, हम आपको वैसे सपोर्ट करेंगे। नून लीग को कह रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने फिर मुझे ही धक्का देना था। अच्छा। तो देन वी जॉइंड। हम अपनी वजारतों का हिसाब देने के लिए कौम से तैयार हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने वजीर खारजा के तौर पर बड़ा अच्छा रोल निभाया सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम वजारत खारजा का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हम शहरी रहमान की क्लाइमेट चेंज थी, कायरा साहब की ये थी, कश्मीर अफेयर्स, कॉमर्स, जितनी भी हमारी वजारतें हैं। कश्मीर अफेयर पे कुछ काम हुआ? वैसे बहुत काम हुआ, जाकर देखिए। सो वो हम जो है वो अपनी वजारतों का हिसाब देने के लिए तैयार है। तो वो अपनी वजारतों का नहीं, आप नहीं, वो तो एहसन इकबाल साहब ने खुद ही कर दिया था। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि हम सारी इत्तेहादी गवर्नमेंट का बोझ नहीं उठा सकते, सब अपने अपने गुनाहों का हिसाब दे। नहीं, अगर वो बोझ नहीं उठा सकते, लीड पार्टी तो वो थी, प्राइम मिनिस्टर उनका था। गवर्नमेंट उनकी होती है जिनका प्राइम मिनिस्टर। ठीक। तो अगर महंगाई हुई है तो इसाक डार हिसाब दे, अगर बिजली महंगी हुई है तो उनके पास थी, अगर पेट्रोल अपनी वजारतों का हिसाब दें, लेकिन ओवरऑल क्रक्स निकाला तो उनके साथ अच्छा तजर्बा रहा कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल, नहीं अच्छा नहीं रहा। ठीक है, ख़त्म होगी बात। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो, एक सर एज अ यूथ मुझे एक क्वेश्चन आता है जहन में कि सर बिलावल साहब जो हैं वो, यानी कि वो तो एज उनकी 35-36 साल, इतनी 35। सर आप लोग सीनियर्स हैं, तो क्या वो आपसे मशवरा करते हैं कोई फैसला लेने? नहीं, बिल्कुल। बहुत पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत ज़बरदस्त डिबेट होती है, बाज़ औक़ात मैं कहूँगा खौफनाक डिबेट होती है। ऐसी डिबेट होती है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक। ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वो ठीक है, अच्छी बात। तो वो पॉइंट, यानी हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। देखिए ना, मुझे कोई और पार्टी नजर ही नहीं आती जहाँ पे मैं अपना आपका इजहार कर सकूं। अच्छा। तो मैं जो मर्जी कहना चाहूँ, मुझे कोई रुकावट नहीं है। और कहते भी हैं। आप सीईसी की मीटिंग में देखें क्या और फिर एंड पे सबके, मैं अपने नजरिए के मुताबिक मैं एक प्रोग्रेसिव
सोच का हामिल हूँ, मैं अपने नज़रिए को पुट करता हूँ आप दैट्स गुड, पूरी ताकत के साथ। दैट्स गुड। और फिर फैसले मुतफिका से जो भी बात आती जो है, फैसले होते हैं उनमें फैसले बदल दिए जाते हैं। अच्छा। अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया बस वो, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बेशुमार फैसले हैं जो दैट्स बदल गुड। दिए जाते हैं। अच्छा सर, एक महीना मेरे ख्याल में रह गया इलेक्शन में, तो कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, कोई माहौल हाँ, नजर नहीं आ ये रहा। ठंडा है, मौसम भी ठंडा है, इलेक्शन भी ठंडा है। नहीं क्यों सर, दोनों ये ठंडे हैं। बड़ी देर बाद इलेक्शन आ रहे हैं, सब गरम होने चाहिए क्या? मतलब ये ड्राई देखिए, फ्रूट खाएं, क्या करें सर? जब भी कोई मतलब एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल होता है ना, तो वो ठंडा रखती है। अच्छा सर, मैसेज दे दें कोई आवाम को, अब इलेक्शन के करीब है। अच्छा, आवाम सर वोट डालने कम निकलती है, तो वो देखिए, एक तो वोट बिल्कुल डालें, और दूसरा ये देखें कि कौन सी पार्टी है जो लोगों के लिए कुछ करती है, जो तनख्वाहें बढ़ाती है, जो पेंशन्स बढ़ाती है, जो गरीबों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम देती है, जिसने इस मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया है, जिसने ज़राअत को सपोर्ट किया है, जिसने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, जिसने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, जिसने इस मुल्क की सारी बेसिस फराम की। आप कोई चीज़ उठा कर देखें। सर, मुझे एक वैसे क्वेश्चन याद आ गया, मैंने अपने दादाजी से सुना था, वो भी गवर्नमेंट में थे। वो कह रहे कि भुट्टो साहब ने सारी जो फैक्ट्रियाँ थी वो नेशनलाइज कर दी। मुझे कभी इतने एज ए यानी यंग मुझे समझ नहीं आई कि क्यों किया होगा, क्या फ़ायदा हुआ होगा। सर, इस पर थोड़ा कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, वो अगर नहीं होती तो मुल्क फिर टूट जाता। अच्छा, ये कुछ उन्होंने दोबारा, देखें आप चेंबर ऑफ कॉमर्स में जाएं जी, अगर भुट्टो साहब बैंक नेशनलाइज ना करते तो बैंक तो बड़े सेठों के थे, 22 बिल्कुल। खानदान की बात तो आपने सुनी होगी। बिल्कुल। नहीं, अभी भी कुछ बैंक सेठ हो रही हैं। अभी फिर दोबारा सेठों को दे दिए ना। अभी आप जरा इसको स्टडी करें कि इस वक्त इस साल 800 अरब रुपए से ज्यादा का सिर्फ इंटरेस्ट दे रही है गवर्नमेंट बैंकों को, जो गवर्नमेंट से लोन लिया है, गवर्नमेंट ने लोन लिया। उस वक्त भी यही था, मखसूस लोगों को कर्जा दिया जाता था। जब बैंक नेशनलाइज हो गए तो मैं भी कर्जा ले लिया, आपने भी ले लिया, बेशुमार आम आवाम की मफाद में था वो। 90% आप चैम्बर में जाकर पूछे उनसे कि आप कब सरमायादार बने, आप कब फैक्ट्री ओनर बने। वो भुट्टो साहब के चैम्बर का सर मेंबर भी हूँ, एक मैं काम करता हूँ वहाँ पे, अक्सर जाता हूँ, तो वो मैं लाजमी पूछूंगा सर ये बात इंशाल्लाह। पूछें, चूंकि एक बार हम आए, कायरा साहब थे सारे से, तो वो इधर से सवाल उधर से, वो मैंने उनको कायरा साहब को कहा कि एक सवाल तो पूछे। उन्होंने कहा जी कि जो भुट्टो साहब से पहले के दौर के यहाँ पे बैठे हैं फैक्ट्री ओनर, जरा हाथ खड़े करें। कोई नहीं, 3 के या 4 थे, 200-250 में से 3-4 टोटल। तो बाकी सारे भुट्टो साहब के दौर में बने। 196। अगर वो नेशनलाइजेशन नहीं होती, और दूसरा भुट्टो साहब के दौर में एक नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन थी, जो फैक्ट्रियां लगा कर देती थी लोगों को, फैक्ट्रियां लगाती थी और हवाले कर देती थी लोगों। सो बहुत काम हुआ आज की जो नेशनलाइजेशन है। यस, इट इज। सर, कोई फाइनल मैसेज दें, फिर एंड पे करते हैं सर। मेरा ख्याल है इस मुल्क के अवाम को, जो पाकिस्तान की अवाम की पार्टी है, जो अवाम के दुख दर्द को समझती है, जिसने इस मुल्क के लोगों के लिए फांसियाँ कबूल की हैं, शहादतें कबूल की हैं, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बाकी सारे धोखे हैं, वो आते हैं धोखे देकर चले जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक संजीदा इस मुल्क की जमात है, जो संजीदगी के साथ ना सिर्फ सियासत करती है बल्कि संजीदगी के साथ अपना प्रोग्राम भी पुट करती है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद हैं, जिसका मुस्तकबिल है, आप उसको सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी को। सर, जैसे नूनली कॉन्फिडेंट है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन वज़ीर आज़म बनेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट है बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनेंगे? बिल्कुल, हम पूरे यकीन के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ही आता है कि वो लोगों के साथ अलाइंसेस बना सकती है। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ सर।